सीखने की प्रथम अवस्था जिज्ञासा होती है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा जिज्ञासा तीव्र अवस्था में होगी वह उतनी ज़्यादा सीख सकता है। थॉर्नडाइक महोदय ने भी अधिगम के सिद्धांतों में इस बात का प्रतिपादन किया है और उन्होंने एक नियम दिया तत्परता का सिद्धांत कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा तत्पर होगा वह उतनी ज़्यादा विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सीख सकता है। और दूसरा उन्होंने जो नियम दिया वो नियम अभ्यास का नियम कि जितना ज़्यादा व्यक्ति अभ्यास करेगा उतना ज़्यादा वह व्यक्ति सीख जाएगा, उतना ज़्यादा वो अधिगम कर जाएगा। कहने का अर्थ है एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों अभ्यास के द्वारा और तत्परता के द्वारा प्रश्नोत्तर प्रविधि में पारंगत हो सकते हैं। प्रश्नों के द्वारा सीखने की जो पहली अवस्था जिज्ञासा है और जिज्ञासा बढ़ती है प्रश्नों के द्वारा। जैसे ही विद्यार्थियों के सम्मुख कोई प्रश्न होता है तो विद्यार्थियों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, या तो जानने की जिज्ञासा या तो बताने की जिज्ञासा। तो जितनी ज़्यादा जिज्ञासा को हम उसको बढ़ा सकते, अगर हम बढ़ा दें तो विद्यार्थी क्या होगा, उतना ज़्यादा वो तत्पर हो जाएगा और जब तत्पर होगा तो निश्चित रूप से वो अभ्यास करेगा। तो क्या होगा, एक वो दिन ऐसा आएगा कि वो अपने विषय वस्तु में पारंगत हो जाएगा और वही पारंगत उस व्यक्ति की वो स्किल बन जाएगी। तात्पर्य यह है कि एक सजग शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु का बोध कराते समय और उस बोध कराई गई विषय वस्तु को जानने के लिए इस प्रविधि का ज़्यादा उपयोग करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सफल करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न के रूप में या अपने प्रकरण को विद्यार्थियों से निकलवाने के लिए भी यह विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर प्रविधि सिर्फ कक्ष में ही या काफ़ी उपयोगी नहीं होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि हमारे जीवन के हर समय हर पल पर यह हमारी सहायता करती है। और शिक्षण का उद्देश्य भी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य भी है अधिगम से परिपूर्ण बनाना। तो हम लोग इतनी बातों पर चर्चा किए। आप लोगों को एक लेसन प्लान जब आप लोग बनाते हैं और जब आप लोग अध्यापन करते हैं तो विद्यार्थियों से आप लोग एक और जो प्रश्न पूछते हैं तो उस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, जिसको आप लोग बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हो गया। समस्यात्मक प्रश्न वह होता है कि जहाँ पर वह प्रश्न विद्यार्थी न बता पावे या करीब करीब बतावे या अस्पष्ट बतावे। ऐसे प्रश्न ना कि वो बता ही दे तो फिर वहाँ से आप शिक्षण कैसे कर पाएंगे। तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे कि विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत कठिनाई का अनुभव हो कि सर यहाँ पे विषय वस्तु बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, तो वो समस्यात्मक प्रश्न वो तो लिखते नहीं हैं, मतलब हेडिंग नहीं लगाते हैं, प्रश्न को केवल लिखते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है विकासात्मक प्रश्न। अब आप पूछ सकते हैं कि सर विकासात्मक प्रश्न स्पष्टीकरण के बाद पूछें या स्पष्टीकरण से पहले पूछें। देखिए, आप इस बात को तो निश्चित रूप से मानेंगे कि विद्यार्थियों में भी कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी IQ 110 से 140 के लमसम में होती है ना। क्या आपकी प्रस्तावना प्रश्न में आपने क्या जांचा? पूर्व ज्ञान। और कुछ जांचा? केवल पूर्व ज्ञान ही जांचे है ना। तो पूर्व ज्ञान आपने वहाँ प्रस्तावना में जांचा और आप स्पष्टीकरण देने लगे।
आपने इस मध्य में इस बात का कहीं कोई आकलन किया, असेसमेंट किया कि कुछ ऐसे क्या विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली हैं, अति प्रतिभाशाली हैं? ये बहुत से बच्चे सृजनात्मक होते हैं, उनकी आईक्यू तो बहुत अच्छी, मतलब प्रतिभाशाली के बराबर नहीं होती है, सामान्य आईक्यू होती है, 100, 90, 95 के आसपास भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके अंदर सोचने की, सृजन करने की, किसी भी प्रकार का सृजन का मतलब सिर्फ वही सृजन नहीं है कि जो हम लोग कोई एक निर्माण कर दे, कोई अच्छा कार्य कर दे। प्रश्नों का बहुत अच्छा निर्माण कर लेना और प्रश्नों को बहुत व्यवस्थित तरीके से पूछ लेना, यह भी एक सृजनात्मक क्षमता ही है। तो वहाँ पे हम लोग जो अब इन दोनों के बीच में हम जो जानने के लिए जिस प्रश्न का निर्माण करते हैं वह हमारा होता है डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न। मतलब हम अपने स्पष्टीकरण को देने के लिए अपनी विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, अपनी विषय वस्तु का विकास कर रहे हैं। प्रस्तावना प्रश्न उद्देश्य कथन करने के बाद हम स्पष्टीकरण दें से पूर्व कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लें जिससे कि हमारा प्रकरण स्टार्ट हो जाए और विद्यार्थी को हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस लेवल से होके पढ़ाना है। तो विकासात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद से आपका हो जाएगा 2 प्रश्न आपके होते हैं, तो आप लेसन प्लान में एक ही कोई उसका लिखते हैं तो आपका एक हो जाता है कि या तो पुनरावृत्ति के प्रश्न हो या बोधात्मक प्रश्न हो या कुछ लोग मूल्यांकन के प्रश्न। तीनों का रूप एक ही समान है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जब व्याख्या की जाएगी तो निश्चित रूप से अलग अलग होगा, लेकिन वहाँ पे स्टेप्स के लिए एक समान है। तो जैसे कि पुनरावृत्ति के प्रश्न आपने अपने पूरे लेक्चर्स में जो पढ़ाया का पुनः रिवीजन करना, पुनरावृत्ति के प्रश्न। जैसे कि आपने मूल्यांकन प्रश्न आपने 3 स्पष्टीकरण दिया है जो पूछा है, वहाँ से आप पुनरावृत्ति के प्रश्न उठा सकते हैं, या आपने जो पढ़ाया है और आपने जो पूछा है या विद्यार्थी जो पूछा है उसका उत्तर आपने जो दिया है वहाँ से वो प्रश्न उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका मेंशन किया ही गया हो। अब वहाँ पे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न होता है कि विद्यार्थी को कितनी ज़्यादा विषय वस्तु आत्मसात हो गई, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना बन गया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को और ज़्यादा जानने के लिए हम उसको विकासात्मक प्रश्न का, बोधपूर्ण प्रश्न का हम लोग प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा हमारा हो गया मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न होता है कि जो हम संपूर्ण जो पाठ जो पढ़ाते हैं और संपूर्ण पाठ पढ़ाने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो वहाँ पे हो जाता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे जाने या नहीं जाने। तो ये जो आपकी जो प्रश्नोत्तर जो प्रविधि है, ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है, अब आपको इस बात को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे कि यह कितनी महत्वपूर्ण है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और एक शिक्षक के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण विधि है। अगर प्रश्नोत्तर विधि में यदि शिक्षक पारंगत नहीं है, प्रश्न बनाने की कला में वह पारंगत नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे अध्यापन कार्य करते समय, प्रश्न पूछते समय कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी यह विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि हमें शिक्षक से और ज़्यादा जानने के लिए हमें प्रश्न के ही माध्यम से बात को रखना पड़ेगा। तो प्रश्नों को जानने के लिए और ज़्यादा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हम इस विधि का सहारा ले सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्वेश्चनिंग टेक्निक्स बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ समझ रहे होंगे और फिर भी पढ़ाते समय ज़रूर कुछ बातें छूट गई होंगी, तो आप लोग उसको प्रश्नों के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जितना मुझे बन पड़ेगा मैं उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने घरों में आप लोग
आराम पूर्वक होंगे।